नमस्कार बच्चों, खेमा इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पिछले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 16 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है खेमा। खेमा इस कहानी का या इस पाठ का ये सेशन क्रमांक 3 है। खेमा इस कहानी में बाल मजदूरी या बाल श्रम जैसे सामाजिक समस्या का वर्णन किया गया है। अपने देश के लिए सबसे जरूरी जो संपत्ति होती है, संपत्ति के रूप में बच्चों को संरक्षित किया जाता है, जबकि इनके माता पिता की गलत समझ और गरीबी की वजह से बच्चे देश की शक्ति बनने के बजाय देश की कमजोरी का कारण बन रहे हैं। बच्चों के कल्याण के लिए कल्याणकारी समाज और सरकार की ओर से बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद गरीबी रेखा से नीचे के ज्यादातर बच्चे रोज बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर होते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए बच्चे नए फूल की शक्तिशाली खुशबू की तरह होते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए गैर कानूनी तरीके से इन बच्चों को बाल मजदूरी के कुएं में धकेल देते हैं, साथ ही देश का भी भविष्य बिगाड़ देते हैं। ये लोग बच्चों और निर्दोष लोगों की नैतिकता से खिलवाड़ करते हैं। बाल मजदूरी से बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। ये एक सामाजिक समस्या है जो लंबे समय से चल रही है और इसे जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। और इसी कारण यह पाठ आपके पाठ्य पुस्तक में रखा है कि भले ही हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता होगा, लेकिन हमारे इर्द गिर्द अगर इस प्रकार के बाल श्रमिक या बाल मजदूर हमें दिखाई दे तो हमें उसकी सहायता करना चाहिए और हमसे जितना बन सके इसका विरोध भी करना चाहिए। अब इस पाठ में भी देखिए कि जो खेमा के पिताजी है वह अपने बच्चों की पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है वो अपने जिम्मेदारियों से भागते हैं, अपने दायित्व को वो निभा नहीं सकते, इसलिए अपने वो चारे बच्चों को काम करने के लिए विवश कर देते हैं। अब देखिए किसी भी कारण क्यों ना हो, लेकिन पालक की बच्चों के पालकों की भी ये जो विचारधारा है वो बदलनी चाहिए। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के बजाय इस प्रकार के काम में लगा देना, यह उनकी तरफ से की गई जो बच्चों की तरफ से अत्याचार का दृष्टिकोण ही रख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक के द्वारा कहानी को आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि खेमा के साथ क्या हुआ, क्या उसकी इस विवशता का हल लेखक ने कुछ निकाला या नहीं, सबको जानना है ना। चलिए सब पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और खेमा के कहानी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लेखक के द्वारा जानकारी करने पर उन्हें पता चलता है कि खेमा के माता पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्ति पाने के लिए अपने चारे बेटों को इसी प्रकार से भेज दिया है। खेमा जो है भाइयों में सबसे छोटा था। मैंने सोचा खेमा को कुछ समय अपने पास रखकर स्कूल में दाखिला दिलवा दूंगा। कसारा चाय पत्ती शक्कर लेने बाजार गया, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने खेमा को आवाज लगाई। खेमा टेबल पर गीला कपड़ा घुमाता छोड़ मेरे पास आ खड़ा हुआ। क्यों खेमा, तुझे तेरे सेठ जी कितने रुपए देते हैं? मैंने उत्सुकता से पूछा। मैं नहीं जानता, बापू जानते हैं, खेमा ने हथेलियां घुमाते हुए स्पष्ट स्वर में कहा। तुम स्कूल नहीं जाते हो खेमा? मेरे प्रश्न में खेमा को चौंका दिया। मेरी तो पढ़ने की इच्छा है, पर बापू स्कूल नहीं भेजते, कहते कहते खेमा मेरे सामने बैठ गया। तू तेरे सेठ के पास खुश है? मैंने पूछा। खेमा निरुत्तर रहा। मेरे साथ चलेगा? मैंने दृढ़ता से कहा। क्या काम करना पड़ेगा? नन्ही जान ने मुझे निरुत्तर कर दिया। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, मेरे साथ रहना, मैंने प्यार से कहा। अब देखिए, जब लेखक ने खेमा का जो मालिक है कसारा वहां पर नहीं था, बाजार गया था सामान लाने के लिए, तो इस मौके का फायदा लेकर लेखक खेमा के साथ बात करता है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता है, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है? तो वो बताता है कि मुझे पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, मेरी आगे पढ़ने की इच्छा भी है, लेकिन बापूजी स्कूल नहीं भेजते हैं, उसके पिताजी स्कूल नहीं भेजते हैं। तो इस प्रकार लेखक जो है खेमा से उसकी जानकारी पूरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
अब खेमा के साथ बातचीत करते समय वो पूछते हैं लेखक कि क्या तुम मेरे पास काम करोगे, मेरे साथ आओगे। तब उसे लगता है कि शायद यहाँ पर काम करते हुए देखकर लेखक को उसका काम पसंद आया होगा, इसके लिए वो अपने साथ उसको ले जाना चाहते हैं काम करने के लिए। इसलिए वो पूछता है कि मुझे क्या काम करना पड़ेगा। और इस नन्ही जान के उस प्रश्न से लेखक निरुत्तर हो गया, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। वो कुछ बताते हैं उसे कि तुम्हें मेरे पास क्या काम करना होगा, तो स्कूल जाना पड़ेगा, पढ़ाई करना होगा, तो मेरे साथ रहना पड़ेगा। उसके चेहरे से प्रसन्नता झलकने लगी। मैंने 2-3 दिन तक छानबीन करके खेमा के गांव का पता लगाया और उसके पिता से मिलने गांव जा पहुंचा। अब देखिए, जैसे ही खेमा से उसके पढ़ाई के बारे में कहा गया तो उसका चेहरा प्रसन्न हो गया। तो इसके अंदर खेमा के अंदर पढ़ने की जो ललक थी वो लेखक को उसके चेहरे पर दिखाई दी। और इसी कारण लेखक कुछ 2-3 दिन के बाद उसके पिता से मिलने के लिए उसके गांव चले जाते हैं। उसका पिता टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर खाट पर बैठा था, थका सा शरीर, उदास चेहरा। मुझे देखकर उठा और हाथ जोड़कर भय मिश्रित आश्चर्य से देखने लगा। आप? खेमा के पिता ने पूछा। मैं अध्यापक हूँ, खेमा को जानता हूँ, मैंने कहा। ओ, एक होटल पर है साहब, खेमा के पिता ने दीर्घ श्वास छोड़ते हुए कहा। मुझे मालूम है, मैं चाहता हूँ कि खेमा को पढ़ाऊं, उसे अच्छा इंसान बनाऊं, इसलिए खेमा को लेने आया हूँ, मैंने सहजता से कहा। खेमा के पिता की आंखें भर आई। निश्चय ही उसके मन में अपने बच्चे के प्रति अनुराग उमड़ पड़ा था। अब देखिए, जब अध्यापक ने खेमा के पिता से उसके काम करने की बात या उससे मजदूरी करने की बात न कहकर उसके भविष्य को सुधारने की बात, उसे उसकी पढ़ाई करने की बात कही, तो खेमा के पिता के आंखों से अश्रु आने लगे, उनके आंखें भर आई। और उस समय जैसे कि अपने बच्चे के प्रति प्यार ज्यादा, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, स्नेह, प्यार। तो उनके मन में जो उनके अपने बच्चे के प्रति प्यार छिपा हुआ था वो उनके आंखों से छलकने लगा। अब देखिए, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार से काम करने के लिए विवश नहीं करते, लेकिन वह भी परिस्थिति के कारण या आर्थिक स्थिति के कारण, अपने गरीबी के कारण विवश होते हैं और न चाहते हुए भी वह अपने बच्चों को आगे अच्छा भविष्य नहीं दे पाते हैं। और जब यहाँ पर खेमा के पिता की एक तरफ हमें अपने बच्चों के लालन पालन पोषण के दायित्व न स्वीकारने की भी बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपने बेटे के उज्जवल भविष्य को सोचकर उसके मन में अपने बेटे के प्रति स्नेह उमड़ आता है। इसका भी वर्णन किया है, अर्थात पिता के दोनों स्थितियों का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। ठीक है, पर कसारा को उसके रुपए लौटाने पड़ेंगे, खेमा का पिता बोला। मैं व्यवस्था कर दूंगा, मैंने सहजता से कहा। उसके चेहरे पर संतोष की लकीरें उभर आई। वह मेरे साथ चल पड़ा। खेमा ग्राहकों को चाय के गिलास दे रहा था। खेमा के पिता ने कसारा से बात की और लगभग आधा घंटे बाद खेमा मेरे पास था। खेमा मेरे साथ चलने लगा, उसकी चाल बदल गई। अब देखिए, इस प्रकार अध्यापक ने जो कार्य किया था, अगर हम सोचे, हमसे जितना हो सके, अगर हमारे जैसे लोग भी अगर अध्यापक का अनुकरण करें तो ऐसे बाल मजदूर को एक नया भविष्य जरूर मिल सकता है। और इस प्रकार अध्यापक ने उसके पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। खेमा जब अध्यापक के साथ चलने लगा तो उसकी चाल बदल गई, क्योंकि उसके अंदर अब उसके उज्जवल भविष्य के सपने दिखाई दे रहे थे और इसी कारण वह निश्चिंत होकर अध्यापक के साथ चलने लगा, जैसे पिंजरे से पंछी मुक्त हुआ हो। अब देखिए, जिस प्रकार से मुक्त गगन में, मुक्त आकाश में जैसे पंछी स्वच्छंदता के साथ पंख भरकर उड़ान भरते हैं, और अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया तो जिस प्रकार से विवशता से वो अपना जीवन जीते हैं, लेकिन ऐसे पिंजरे में बंद पंछी को जब उन्मुक्त गगन में छोड़ दिया जाता है तो वही अनुभव उस समय खेमा कर रहा था। उसे लेखक को भी या अध्यापक को भी ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कि पिंजरे से मुक्त पंछी विन्मुक्त स्वतंत्रता का आनंद
अनुभूति रहता है, वैसा ही अनुभूति उस समय खेमा ने अनुभूति की होगी। घर आकर मैंने स्नान किया, फिर खेमा को भी स्नान करने के लिए कहा। दोनों ने खाना खाया। खाना खाते समय मैं सोच रहा था कि यदि खेमा पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी, परंतु खेमा जैसे अनेक बालक हैं, उनका क्या होगा। खैर, अब देखिए लेखक ने यहाँ पर एक जिम्मेदारी निभाते हुए एक प्रश्न चिन्ह खुद के मन में भी प्रश्न पूछा है, मन से भी, और हम वाचकों से भी या आप विद्यार्थियों से भी एक प्रश्न पूछा है कि चलो खेमा जैसा बालक अगर उसका उज्जवल भविष्य हो जाता है आगे, तो यह बहुत ही आनंद की बात है। लेकिन खेमा जैसे ऐसे कितने बालक होंगे, लेकिन उनके बारे में क्या। तो हमारी भी एक इस देश के नागरिक होने के नाते या इस देश के बच्चे होने के नाते सरकार की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, जिसके कारण बच्चों का उज्जवल भविष्य एक अच्छा एक मार्ग बन सकता है, क्योंकि यही बच्चे आगे चलकर देश को विकसित करने वाले हैं। रात को मैं सोने लगा तो खेमा मेरे पास आया और मेरे पैर दबाने लगा। मैं उठ बैठा और पूछा कि मेरे पैर क्यों दबा रहा है, तो पता चला कि खेमा रोज रात को 2 घंटे कसारा के पाँव दबाता था। मेरे आंखें भर आई। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने फिर से एक हृदय को द्रवित करने वाला वर्णन किया है कि खेमा दिन भर इतनी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी रात को सोते समय उसका मालिक, जो शोषण करने वाला जो मालिक था, वो रात को सोने से पहले 2 घंटे उसको अपने पैर दबाने के लिए कहता था। और आदत के अनुसार वो लेखक के पैर दबाने लगा तो लेखक को अच्छा नहीं लगे, और जैसे ही खेमा के मुंह से वह बात सुनी तो उसके भी आंखें भर आई। मैंने प्यार से खेमा के सिर पर हाथ फेरा। मैंने उसे बिस्तर पर सो जाने के लिए कहा। कच्ची नींद में सोया खेमा करीब 2 घंटे बाद बड़बड़ाने लगा। आया सेठ जी। संभवतः कसारा की आवाज अर्ध निद्रावस्था में खेमा को सुनाई दी। ए खेमा। अब देखिए यहाँ पर लेखक ने उसे वह स्नेह देना चाहा जिसे वो घबरा गया, जो स्नेह का वो अधिकारी था। अब जब कसारा के पास था तो वह घबराया हुआ था और डरा हुआ अवस्था में रहता था, और कसारा भी उसके साथ बहुत ही दृढ़ता के साथ बर्ताव करता था, और उसे अब उसकी आदत हो गई थी। लगभग 2 महीने से ज्यादा वह उसके पास काम कर रहा था, और इसीलिए उसे दिन में जिस प्रकार से वो आवाज देता था वैसे ही आधे नींद में भी लगता है कि लेखक यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि खेमा को भी उसकी आवाज की वो आदी हो गया था, और इसीलिए नींद में भी वो बड़बड़ा रहा था कि आया सेठ जी, आया सेठ जी। मतलब यहाँ पर बताने का अर्थ है कि उसकी आदत लग गई थी ना उसे, तो वो आदत छूटने में थोड़ा समय जाएगा। अब देखिए बच्चों, इस पाठ के द्वारा हमें लेखक ने ऐसे बाल मजदूरी की समस्या की ओर इंगित किया है, और उस पर अगर हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या जिम्मेदारी है हम लोगों की, तो सरकार की तो जिम्मेदारी है। सरकार ने इस पर कानून भी बनाया है। 5 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम करने पर कानून बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। उसके लिए बहुत सारे ऐसे संविधान में नियम लागू कर दिए गए हैं कि अगर इस पर यह अपराध माना जाता है, कानूनी अपराध माना जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे छोटे छोटे गांव होते हैं जहाँ पर हमें दिखाई देते हैं कि ऐसे बाल मजदूरी काम करते रहते हैं। तो हमारा भी इस देश के नागरिक होने के कारण हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, या जो अमीर लोग होते हैं वो भी इस प्रकार के बच्चों की जिम्मेदारी ले सकते हैं और अपने देश के भविष्य को इन बालकों के हाथों और भी अच्छा विकसित बना सकते हैं। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।